वन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का सिविक्स। व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है ये पढ़ेंगे। गवर्नमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है ये पढ़ेंगे। गवर्नमेंट क्या क्या करती है ये पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब हर एक कंट्री में गवर्नमेंट की हमें ज़रूरत है कि एक कंट्री को कैसे चलाएं, उसमें कितनी रोड्स बनेंगी, स्कूल्स कैसे बनेंगे, और अनियंस का यानी सब्जियों का प्राइस क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है हर जगह, ये सारी चीज़ें जो हैं, हमें रेलवे सर्विसेज चलानी है, पुअर लोगों को हेल्प करना है, ये सारे काम कौन करेगा। गवर्नमेंट करेगी कंट्री में, राइट। अगर बाहर किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो हम उसको कैसे बचाएंगे, अपने देश को, बाउंड्रीज तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, पीसफुल रिलेशंस कैसे मेंटेन करेंगे कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी, ये सारा काम गवर्नमेंट का है ना। अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया जैसे कि अर्थक्वेक या सुनामी या फ्लड्स वगैरह, उसमें हम लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे उनको हेल्प करेंगे, ये सारा काम गवर्नमेंट का है। अगर कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रखे हैं कंट्री में तो वो कोर्ट्स में सॉल्व होंगे, तो कोर्ट भी एक गवर्नमेंट का पार्ट ही है। अब गवर्नमेंट इतना सारा काम कैसे करती है ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो गवर्नमेंट सिर्फ एक इंसान नहीं है, गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है। कोर्ट्स, राइट, जो लोग लॉज बनाते हैं, वो जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ये सारे मिला के गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट इज़ नॉट अ वन पर्सन। गवर्नमेंट बहुत ब्रॉडर टर्म है एक, है ना। अब कंट्री में जो चीज़ें हो रही हैं उसको एक बंदा नहीं देख सकता, उसको आप एक इंस्टीट्यूशन या ग्रुप ऑफ पीपल देखेंगे, उसको हम कलेक्टिवली गवर्नमेंट बोल देते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट किसके बिहाफ पे करती है सारी चीज़ें, किसके बिहाफ पे लीडरशिप एक्सरसाइज करती है, किसके बिहाफ पे डिसीजंस लेती है, किसके बिहाफ पे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करती है, ऑब्वियसली उस टेरिटरी में या उस कंट्री में रहने वाले लोगों के लोगों के बिहाफ पे, राइट। अब इतने सारे काम के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्लान्स के साथ चलना पड़ता है। तो गवर्नमेंट सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं होती। गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर एंड डन, नहीं। गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पे काम करती है। गवर्नमेंट एक सेंट्रल लेवल पे काम करती है कि पूरी कंट्री को एज अ होल देखकर, उसको हम यूनियन कह देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ पे प्रेसिडेंट है। फिर स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है, सीएम्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स, और गवर्नर्स हैं, यूटीज़ में आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, राइट। और लोकल लेवल्स यानी कि आपकी जो विलेज है या आपके जो टाउन्स हैं या जो आपकी लोकेलिटी है, उसको हम लोकल लेवल बोलेंगे। तो लोकल लेवल पे आपने पंचायती राज सिस्टम पढ़ा होगा, पंचायत पढ़ के बारे में पढ़ा होगा, म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा। ये सारे गवर्नमेंट के टाइप्स है कि गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे फंक्शन करती है, स्टेट लेवल पे फंक्शन करती है, और इवन लोकल लेवल पे भी फंक्शन करती है एज पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है। स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, आपकी विधान परिषद होती है, और एज अ कंट्री एज अ होल में आपकी लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। गवर्नमेंट का काम है कि वो लॉज बनाए कंट्री के लिए, और जो इन लॉज को फॉलो ना करें उसको हम क्या करें, पनिश करें। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस नेसेसरी है कि आप 18+ हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तब आप ड्राइव कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आपको पनिश किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, या आपके पास फाइन लगाया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर मान लो ये कुछ पेनल्टीज होती ही नहीं तो मर्जी है, रूल्स फॉलो करो ना करो, तो कौन ही रूल्स फॉलो करता, राइट। तो गवर्नमेंट का बहुत सारे काम होते हैं। गवर्नमेंट ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है। अब मान लो किसी दो लोगों के बीच में कुछ भी या दो स्टेट्स के बीच में, यानी कि पूरी कंट्री अगर है, उस कंट्री में कोई भी आपका डिस्प्यूट हो रहा है, कोई भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसको कौन सॉर्ट आउट करेगा, गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट का कौन से इंस्टीट्यूशन करेगा, कोर्ट्स करेगा, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो कोर्ट्स भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है कि वो डिस्प्यूट्स जो है उसको रिजॉल्व कर रही है कंट्री में। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मेनली दो टाइप्स की गवर्नमेंट है आपकी जो इस बुक में दे रखी है, डेमोक्रेसी और एक मोनार्की। डेमोक्रेसी में क्या है कि जनरली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है डेमोक्रेसी की। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि लोग जो हैं कंट्री के एडल्ट्स जो हैं, यानी कि इंडिया में वो एज 18 है, तो डेमोक्रेसी, इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ऑब्वियसली। तो यानी कि जो एडल्ट्स हैं वो वोट कर रहे हैं लोगों को, यानी कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर रहे हैं, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों के बिहाफ पे एक्शंस लेगा, उन लोगों के बिहाफ पे डिसीजंस लेगा। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मोनार्की। मोनार्की में एक किंग होता है या एक क्वीन होती है, वो डिसीजंस लेंगे क्या कंट्री के लिए करना है, क्या कंट्री के लिए नहीं करना। ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कि इलेक्ट करोगे, फिर वो लोगों के बिहाफ पे डिसीजंस लेंगे। अगर डेमोक्रेसी में कोई चीज़ गलत हो जाती है तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जो लीडर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने लोगों के, वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया या ये चीज़ क्यों हो गई। लेकिन मोनार्की में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग प्रूफ नहीं ले सकते किंग से कि आप ये डिसीजन क्यों ला रहे हो, ये एक्शन क्यों फॉलो कर रहे हो, ये लॉ क्यों बना रहे हो। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है।
तो आपको दिख रहा होगा कि डेमोक्रेसी काफ़ी अच्छी है मोनार्की से। इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन ऐसे एकदम से नहीं यार डेमोक्रेसी आ गई इंडिया में भी। इंडिया ने जब ब्रिटिश लोगों के अंडर हम रह रहे थे तो हमने देखा कि यार हमें डेमोक्रेसी ही चाहिए। डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उससे हमारे लोगों को आज़ादी मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी और बहुत सारी वाइडर चॉइसेस होंगी लोगों के पास। अच्छे तरीके से रूल्स बने जाएंगे डेमोक्रेसी के अंदर और लोग जो है वो खुश भी रहेंगे और हमारी कंट्री भी ग्रो करेगी डेमोक्रेसी के अंडर। तो इंडिया ने डेमोक्रेसी ली और ये बोला जाता है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस तो हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर इलेक्शंस को हम यूनिवर्सल एलिट फ्रेंचाइज के हिसाब से नहीं कर रहे तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। यानी कि डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एलिट फ्रेंचाइज तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। यूनिवर्सल एलिट फ्रेंचाइज क्या होता है, अभी बताया था मैंने पिछले चैप्टर में कि हर एडल्ट से कंट्री में दे आर अलाउड टू वोट, बेशक वो वुमेन हो, मेन हो या उनके पास कुछ भी, मतलब एडल्ट होने चाहिए, यानी कि 18+ होने चाहिए, क्योंकि एज इंडिया में है 18+ एडल्ट की, तो वो वोट कर सकते हैं। बट बाकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं था। और यूनिवर्सल एलिट फ्रेंचाइज, इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसमें इतनी जल्दी आ गई यूनिवर्सल एलिट फ्रेंचाइज। अगर आप बाकी कंट्रीज़ को देखोगे तो बाकी कंट्रीज़ में यूनिवर्सल एलिट फ्रेंचाइज इतनी जल्दी नहीं आई थी। यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या था कि वुमेन को राइट्स ही नहीं थी वोट करने की। इवन मैन में भी डिस्क्रिमिनेशन था कि जिन मेन के पास, जिन आदमियों के पास ज़मीन है, वेल्थ है, सिर्फ वही लोग वोट कर पाएंगे, बाकी नहीं वोट कर पाएंगे। और सिर्फ एजुकेटेड मैन वोट कर पाएंगे। वुमेन तो छोड़ो, मैन के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन था कि ये लोग वोट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया तो इसमें बहुत आगे था ना। बेशक वो बंदा एजुकेटेड हो या ना हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, आप वोट कर सकते हो, बेशक मैन हो वुमेन हो। इंडिया ने तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम ही यूनिवर्सल एलिट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट कर लिया था, राइट। गांधी जी का एक ये जर्नल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यंग, लाइक इंपॉर्टेंट तो क्या, फेमस है, यंग इंडिया 1931 में जो ये लिखा गया था। गांधी जी ने बोला था कि कितना हॉरिबल आइडिया है कि एक ऐसा बंदा जिसके पास प्रॉपर्टी है, उस वजह से उसके पास वोटिंग राइट्स है, लेकिन कोई ऐसा बंदा जो एजुकेटेड है, जो ऑनेस्ट है, उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं, क्योंकि वो पुअर है। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सारे आइडियाज़ को देखकर जो इंडियंस हैं, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सोच समझ कर बनाया, यूनिवर्सल एलिट फ्रेंचाइज ली। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट हो रही है। और ऑब्वियसली इंडिया उस टाइम पर इतनी ज़्यादा लिटरेसी रेट नहीं था इंडिया में। इंडिया के 75% लोग इलिटरेट थे उस टाइम पर। तो इतना ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं, फिर भी हम लोग यूनिवर्सल एलिट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन था वर्ल्ड में, और एक्चुअली इंडिया इसमें सक्सेसफुल भी हुआ, राइट। तो सोच समझ के चीज़ें आई, एकदम से डेमोक्रेसी नहीं आ गई इंडिया में। तो बट बाकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं करा गया था। जैसे यूरोप में देखिए, हम यूएसए में देखिए, तो वुमेन को और पुअर लोगों को जो है राइट्स नहीं थी, वोटिंग राइट्स नहीं थी। वुमेन का स्ट्रगल वोट के लिए तो बहुत ज़्यादा चला, और स्पेशली जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी आपकी 1914 से 1918 के टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। इसके बाद तो वुमेन को लगा कि यार हमें राइट्स चाहिए ही चाहिए, है ना। तो वुमेन सफरेज मूवमेंट है, वुमेन सफरेज यानी कि टू वोट, राइट। और वुमेन सफरेज मूवमेंट यानी कि उस टाइम पे जो वुमेन है, दे वांटेड वोटिंग राइट्स। तो वुमेन को वोटिंग राइट्स चाहिए थी, तो वुमेन सफरेज मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पर इंक्रीज़ हो गया था। वॉर के टाइम पे जो मेन हैं वो तो लड़ने चले गए थे, राइट। तो वुमेन जो है वो, और वॉर थी तो बहुत सारे मेन जो है वो लाइक शहीद भी हो गए थे वॉर में। तो ऑब्वियसली मेन जो है वो कम हो गए थे एंड वुमेन रह गई थी घर पर। तो जो आदमियों के काम थे वो भी वुमेन को ही करने पड़ रहे थे। तो वुमेन कह रही थी हमें वोटिंग राइट्स भी चाहिए, क्योंकि हम कैपेबल हैं वोटिंग के भी, और हम कैपेबल हैं, हम डिसीजंस ले सकते हैं। तो जो सफरेज है वो यही डिमांड कर रहा था कि वुमेन को भी वोटिंग राइट दी जाए, वुमेन को भी सुना जाए, वुमेन भी अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। बट ये लोग नहीं सुन रहे थे, मतलब जो लीडर्स थे उस टाइम पे वो नहीं सुन रहे थे उस टाइम। इवन ये यूरोपियन कंट्रीज़ की बात है ये तो। इंडिया तो बहुत अच्छी स्टेट पे था कि उसको इंडिपेंडेंट होते ही वुमेन को इसलिए नहीं लड़ना पड़ा इन चीज़ों के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए। इंडिया तो इंडिपेंडेंट होते ही उसको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज गिफ्ट कर दिया गया था। जो ये वुमेन स्ट्रगलर्स हैं, जो ये मूवमेंट से पार्ट कर रही थी, उनको जेल में डाल दिया गया, राइट। और जब ये हंगर स्ट्राइक्स पे गई, बोल रही थी कि हमें चाहिए ये वोटिंग राइट्स चाहिए। तो अमेरिकन वुमेन आप देख रहे हैं 1920 में इनको मिला, जब कब इंडिपेंडेंट हुआ था अमेरिका। यूके में जो है 1928 में दी गई।